नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे भारत में यवन राज्य। तो इसमें यवन राज्य में कौन कौन से लोगों ने भारत में शासन किया। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से आए हुए थे और कैसे कैसे ये इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, स्थापित किया। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे जब भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी वंशों का जो क्रम है वो हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण ऐसे पहले आए थे। हिंदी यूनानी जिन्हें इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलव और फिर आए थे कुषाण। इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, फिर आगे आते हैं, हिंदी यूनानियों को पढ़ते हैं। जो बैक्टीरियाई भी बोला जाता है हिंदी यूनानियों को, इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, बैक्टीरियाई भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंडो यूनानी जो थे, इंडो ग्रीक, ये आए थे पश्चिमी और मध्य एशिया के क्षेत्र से आए हुए थे। जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति था। तो इसने साम्राज्य अपना स्थापित कर रखा था मध्य एशिया में। तो सिकंदर की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में ये सेल्यूकस निकेटर ही राज करता है, साम्राज्य को बढ़ाता है। फिर इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी एंटियोकस संभालता है, एंटियोकस फर्स्ट ये संभालता है। फिर उसके बाद में आता है एंटियोकस सेकंड। एंटियोकस सेकंड जब आता है तो इसके राज्य में विद्रोह होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब विद्रोह होना स्टार्ट होते हैं तो राज्य अनेक भागों में टूटने लगता है। फिर अनेक भागों के जो राजा होते हैं वो भी अलग अलग जगह जाने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जो भारत में जब ये आ रहे थे तो भारत में भी जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के समय में तो जो अखंड भारत था वो पूरा ही था। लेकिन उसके बाद अशोक के बाद में कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा जो कि पूरे अखंड भारत को संभाल सकता था। तो भारत में अभी विद्रोह स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। अब जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे, छोटे छोटे भागों में प्रांत टूटेंगे तो उनमें कोई भी विदेशी शक्तियां आक्रमण कर सकती हैं। तो ऐसा कोई फिर राजा नहीं हुआ जो विदेशी शक्तियों का सामना कर सके, अच्छे से मार भगा सके उन्हें। तो फिर ये यवन राज्य जो यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे, इसमें सबसे पहले जो आया था आक्रमण करने, डेमेट्रियस आया था। कौन आया था? डेमेट्रियस। ये इंपॉर्टेंट है, डेमेट्रियस आया था और ये सबसे पहले ही आक्रमण करने आया था। ठीक है, तो इसने जो राजधानी इसने बनाई तो ये बनाई थी साकल, जो अभी सियालकोट में इसने जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और सिंध प्रांत, पंजाब का ये पूरा क्षेत्र घेर रखा है। इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, इस पे आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आता है मिनांडर। दूसरा कौन आता है? मिनांडर आता है। तो मिनांडर ये सबसे शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारी था। तो जब ये आता है तो इसको मिनंद के नाम से भी जानते हैं। इसकी भेंट होती है नागार्जुन से, भेंट होती है। जो नागार्जुन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो नागार्जुन का दूसरा नाम भी नागसेन है, तो उनसे इसकी मुलाकात होती है। नागसेन से ये बहुत सारी प्रश्न करता है और नागार्जुन जो नागसेन है वो मिनांडर को सही सही उत्तर देते हैं, अच्छे से उत्तर देते हैं। इससे ये इम्प्रेस हो जाता है मिनांडर और फिर यहीं पर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और जो पुस्तक लिखी गई नागार्जुन के द्वारा, जो प्रश्न का उत्तर जो बताया गया था, मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे हुए थे वो उस पुस्तक को मिलंद प्रश्न भी
बोला जाता है या मिलिंद पन्हु भी बोला जाता है। किसे? उस पुस्तक को जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी, प्रश्न उत्तर वाली। ठीक है, उसके बाद आता है यूक्रियोडोटस आता है। फिर इसके बाद में और भी आते हैं। ये सबसे शक्तिशाली तो नहीं थे, सबसे शक्तिशाली तो मिनांडर ही था। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है, मिनांडर। फिर उसके बाद में ये जो यवन जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने ही भारत में जो सिक्के चलवाए थे, सबसे पहले इन्होंने ही चलवाए थे। इन्हीं के काल में चले थे सिक्के। लेकिन इन्होंने जो सोने के भी सिक्के चलवाए थे, इन्होंने सोने के ज्यादातर सिक्के चलवाए थे। और जो पर्दा प्रथा थी, जो नाटकों में जो पर्दा गिराया जाता है, उठाया जाता है, ये प्रथा होता है, आज भी चलता है। तो ये यवन इंडो ग्रीक की ही देन है। ठीक है, अब ये इंडो ग्रीक इतना ही है, इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। आगे जो है फिर हिंदी यूनानियों के बाद में कौन आते हैं? शक। मैंने अभी बताए थे, पहले आए थे हिंदी यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलव, फिर आए थे कुषाण। तो ये क्रम भूलना नहीं है आपको, तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आए शक। आए तो शकों में देखेंगे तो जो शक आए थे वो आए थे यूची कबीले से आए थे। किससे? यूची कबीले से आए थे। ठीक है, और जो मूलतः बोला जाता है ये मध्य एशिया के निवासी थे, जो चारागाह की खोज में भारत में आए हुए थे। चारागाह को खोजते यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि देखा जाता है मध्य एशिया में तो एक मतलब देखा जाता है वहां पे अच्छा सा हरा भरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी की शॉर्टेज होती है, पानी है ही नहीं है उधर। तो उधर चारागाह नहीं थे, तो चारागाह की खोज में इधर आए हुए थे। ठीक है, तो इसी टाइम में एक उज्जैन के स्थायी राजा हुआ करते थे। उन्होंने 58 BC में ही शकों को हराया था, और उनको हराने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी, और वहीं से उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत नेपाल में चलता है, आज भी चलता है। ठीक है, विक्रम संवत। और अपन हमारे यहाँ पे जो एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, और एक चलता है जो हमारा हिंदी वाला है पंचांग। तो पंचांग में जो शक संवत चलता है। ठीक है, तो शक संवत हम आगे पढ़ाएंगे आपको। और शकों की जो थी 5 शाखाएं थी। कितनी थी? 5 शाखाएं थी। और शकों में सबसे प्रतापी राजा हुआ था रुद्रदामन प्रथम, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? जिसका युद्ध हुआ था, जो मैंने पिछले उसमें मौर्य साम्राज्य के बाद में जो छोटे छोटे राज्य बने थे, कन्नम वंश, सातवाहन वंश, ये बताए थे। तो सातवाहन वंश में जो वशिष्ठी पुत्र था, वशिष्ठी पुत्र जो राजा हुआ था, उसमें उससे ही युद्ध हुआ था। किसका? रुद्रदामन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें ये रुद्रदामन था वो जीत गया था। ठीक है, पहले नायान जो शक था, नायान के साथ ही युद्ध हुआ था उसका क्या कहते हैं, गौतमी पुत्र का। लेकिन उसमें गौतमी पुत्र की जीत हुई थी और नायान की हार हुई थी। जो शक था उसकी तो हार हुई। फिर ये रुद्रदामन आता है, तो रुद्रदामन का जो युद्ध होता है वो होता है वशिष्ठी पुत्र के साथ में, जिसमें वशिष्ठी पुत्र हार जाता है और रुद्रदामन जीत जाता है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। फिर आगे इन रुद्रदामन के बारे में देखते हैं। इसने रुद्रदामन ने ही जूनालेख अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है, वो स्थापित किया है। और वो भी जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में, किस लिपि में स्थापित किया? वो किया संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये रुद्रदामन था वो संस्कृत भाषा का प्रेमी था। और जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। तो वो भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य काल का शासक था। ठीक है,
तो उसने करवाया था, उसका भी सारा कुछ लिखा हुआ है किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो शकों से संबंधित इतनी सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। फिर आगे चलते हैं, शकों के बाद कौन आए हुए थे, पहलव आए हुए थे। तो पहलवों पे चलते हैं। पहलवों को क्या बोला जाता है, पार्थियाई भी बोला जाता है। जो इनका स्थान कहां से माना जाता है, ईरान से माना जाता है। और प्रसिद्ध राजा कौन सा हुआ, प्रसिद्ध राजा हुआ गौड़ो फर्नियस। गौड़ो फर्नियस जो प्रसिद्ध राजा था पहलव का। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, तो वो है इनके साथ एक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सेंट थॉमस नाम का एक व्यक्ति भी आया था, जिसने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, तो सेंट थॉमस नाम का ईसाई था, वो चीज याद रखनी है। अब आते हैं पहलव के बाद में आते हैं कुषाण। अब कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुषाणों का जो संस्थापक माना जाता है वो कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। किसे, कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। और इसमें सबसे प्रतापी राजा हुआ वो कौन सा हुआ, कनिष्क हुआ। कनिष्क ने बहुत सारे काम भी कराए थे यहाँ पे आके, तो वही देखते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो थी, पहले इनकी राजधानी पेशावर हुआ करती थी, पुरुषपुर भी बोला जाता है। और फिर कनिष्क ने फिर मथुरा अपनी राजधानी स्थापित कर ली। कहां पर कर ली, मथुरा में स्थापित कर ली दूसरी राजधानी। और 78 एडी में शक संवत चलाया। किसने, कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, जो कि हमारे पंचांग में चलता है, हमारा हिंदी कैलेंडर में चलता है। अब कनिष्क के समय जो चौथी संगति हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो वशमित्र बनाए गए थे। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो अश्वघोष बनाए गए थे। यही जो चौथी संगति हुई थी, बौद्ध संगति, उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। जो कनिष्क था वो महायान का अनुयायी बन गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वशमित्र ने की थी। और जो हीनयान था वो अश्वघोष का था। इसमें महायान के अंतर्गत देखा गया कि इसमें नई शिक्षाएं जोड़ी गई थी, और हीनयान के अंतर्गत देखा गया कि जो शिक्षाएं पहले थी वैसी की वैसी फॉलो की गई। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट एडी में ही जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहां पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया, महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। उसके बाद कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, बहुत अच्छी मात्रा में चलवाए थे सोने के सिक्के। किसने, कनिष्क ने। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के बहुत अच्छी मात्रा में चलवाए थे। ठीक है, और उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक सिक्के जो चलवाए थे वो तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसने, कुषाणों ने। ठीक है, और कनिष्क के समय में जो अच्छे अच्छे चिकित्सक, राजकवि, ये सब रहा करते थे उनकी राज्य में। तो वो आयुर्वेद, जो चिकित्सक आयुर्वेद थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता पुस्तक लिखी। और वशमित्र थे, वो महाविवाह सूत्र लिखा। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसे, महाविवाह सूत्र को। ये जरूरी है याद करना, महाविवाह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और चरक की चरक संहिता। और एक थे क्या कहते हैं, शुश्रूषा नाम के एक और व्यक्ति थे, जो वो भी चिकित्सक थे, उन्होंने शुश्रूषा संहिता लिखी है। ठीक है, और ये राजकवि थे अश्वघोष, जो मैंने बताया था कि हीनयान के ये अनुयायी हो गए। दो भागों में जो बौद्ध धर्म बटा हुआ था, तो अश्वघोष हीनयान के अनुयायी हो गए थे। और जो वशमित्र शुंग थे वो महायान के। वशमित्र शुंग के में जो बुद्ध की जो नई शिक्षा जोड़ी गई थी, और अश्वघोष के में
जो शिक्षा बुद्ध की पहले थी वही थी, ठीक है, इसमें कोई नई शिक्षा नहीं जोड़ी गई थी। अश्व घोष ने बौद्ध चरितम लिखा है, ये बौद्ध चरितम इंपोर्टेंट है, ठीक है। और पाशु थे, नागार्जुन थे और महाचेत थे। ये नागार्जुन थे जिन्हें नागसेन बोला जाता है। इनको भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा, जो पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत बताया था नागार्जुन ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन बना? वसुमित्र शुंग बना, ठीक है। इसके बाद में वसुमित्र शुंग के बाद में हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे आएंगे संगम युग वगैरह है, ये फिर आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने पिछली भी बहुत सारी क्लास ले रखी हैं, तो आप उन जाकर और भी देख सकते हैं, पिछला कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।